थर्ड ईयर की क्लास है सुमन, अटेंड करोगे क्या? कर लेते हैं। कल या जो पिछली हमारी क्लास रही थी उसके अंदर हमने गेहूं के बारे में पढ़ा था। विश्व स्तर में गेहूं की क्या स्थिति है, गेहूं की कौन कौन सी किस्में हैं, कब बोई जाती है, किस प्रकार से कृषि की जाती है, कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता रहती है, तापमान, वर्षा, मृदा, धरातल किस प्रकार का चाहिए, मानवीय श्रम की आवश्यकता रहती है या नहीं, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण फसल है जिसे चावल कहा जाता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इस चावल को अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पर हम इसे धान कहते हैं, कहीं हम इसे राइस कहते हैं और कहीं हम इसे चावल कहते हैं। यहाँ पर कुछ नाम हैं कि हम विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में इसे किस किस नाम से जानते हैं। तो चावल के विभिन्न नामों को अगर देखें तो आप पाएंगे कि असम में इसे चाउल, उड़िया में चावल, चावल या भात, उर्दू में चावल, कन्नड़ में अक्की, कश्मीरी भाषा में इसे तोमुल, संस्कृत में इसे अक्षत, गुजराती में इसे चोखा, तमिल में इसे अरिसी, तेलुगु में इसे बियू, पंजाबी में चाउल, बंगाली में चाउल, मराठी में तांदुल या भात, मलयालम में अरी, हिंदी में चांवर और अंग्रेजी में इसे हम राइस के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चावल और चावल के हो गए विभिन्न नाम। इन नामों के अलावा हम आगे बढ़े तो हम इसके परिचय के बारे में बात करते हैं कि चावल क्या है तो और कहाँ पर उपजाया जाता है। तो चावल ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। कहा जाता है कि चावल के अंदर जो पोषण पाया जाता है वो बहुत अधिक, जैसे कि स्टार्च की जो मात्रा होती है वो काफी अधिक होती है। इस कारण ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक है उन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि चावल का प्रोडक्शन भी अधिक होता है। तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम चावल का उपयोग करते हैं और चावल का अधिक उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि जो चावल है उस चावल को हम अन्य नाम में धान या पैडी के नाम से जानते हैं। इसे पैडी अंग्रेजी के अंदर कहा जाता है, पैडी भी इसे कहा जाता है। अगर उद्गम क्षेत्र की बात करें कि इस चावल की फसल या चावल का जो पौधा है वो कहाँ से उद्गमित होता है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया इनका ओरिजिन माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर बात करें तो मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये जो क्षेत्र है इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों को कहा जाता है कि चावल मुख्य रूप से एक घास के रूप में यहाँ पर उगने वाला एक पौधा था, जिसे धीरे धीरे उसकी उपयोगिता पहचानी गई और उपयोगिता पहचानी जाने के बाद उसे एक अनाज के रूप में, एक खाद्यान्न के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, फूड ग्रेन्स के रूप में हम स्वीकार करने लगे और धीरे धीरे आज विश्व की प्रमुख फसल के रूप में इसे उगाया जाता है।
ये एक ऐसा पौधा है या ऐसी फसल है जिसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी फसल के रूप में बोया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी का अर्थ क्या होता है हम समझ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि कोपेन का जो वर्गीकरण था, उस कोपेन के वर्गीकरण में जो ए जो था, कैपिटल ए जो था वो आइडेंटिफाइड करता है ऐसे क्षेत्र को जहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय जो जलवायु पाई जाती है वो कर्क रेखा तथा मकर रेखा का जो बीच का जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर बारिश ज्यादा होती है या फिर वहां का के अधिकांश जो कार्य होते हैं वो बारिश या मानसून पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम मानसूनी प्रदेश कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्रों में इसे बोया जाता है। अब उष्णकटिबंधीय और मानसूनी आ गया, इसका अर्थ हो गया कि बारिश की आवश्यकता अधिक रहती है, यानी पानी अधिक चाहिए इस फसल को। और उष्णकटिबंधीय का अर्थ होता है कि इसे गर्मी भी अधिक चाहिए, तेज धूप चाहिए और बारिश भी अधिक चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में चावल को उगाया जाता है। यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली फसल है। क्षेत्रफल की अगर बात करें कि विश्व में जो कृषि योग्य भूमि है, उस कृषि योग्य भूमि में जितना खाद्यान्न उगाया जाता है उसमें से सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल पर दूसरे नंबर पर जो फसल उगाई जाती है वो है चावल। विश्व में लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 45 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता है। और भारत की बात करें तो भारत विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। फर्स्ट चाइना ही होगा। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 20%, विश्व में जितना भी चावल होता है उसका 20% केवल और केवल भारत से प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं जेबी क्रेशी, व्यक्ति है। इस जेबी क्रेशी ने इस चावल की महत्ता को बताते हुए एक सेंटेंस कहा है। वो कहता है कि प्रचुर व्यक्तियों के पोषण के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन के उत्पादन के लिए, चावल की कृषि के लिए प्रचुर ताप, प्रचुर जल, प्रचुर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर श्रम की आवश्यकता होती है। ये जॉर्ज बी क्रेसी कहते हैं या जे बी क्रेसी कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर आपकी जनसंख्या अधिक है तो आपके पास प्रचुर व्यक्ति है। तो अधिक जनसंख्या वाले जो भाग है वहां पर अधिक भोजन की जो आवश्यकता होती है उसके लिए चावल की कृषि की जाती है। और इस चावल की कृषि के लिए आपको बहुत अधिक तापमान चाहिए, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता चाहिए और बहुत अधिक जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता रहती है, एलुवियल सॉइल्स। यह वह मिट्टी है जो नदियों द्वारा लाई जाने वाली बाढ़ या पानी के अंदर जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे जब बैठ जाती है उससे जो मिट्टी जो तैयार होती है उसे हम जलोढ़ कहते हैं। उस मिट्टी की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता रहती है। और लास्ट जाते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें प्रचुर श्रम की आवश्यकता रहती है। मशीनों का कम से कम प्रयोग होता है चावल को बोने में। यहाँ पर हर कार्य चावल को बोने का हाथ से किया जाता है। हाथ से हर या फिर हाथ से चलने वाले जितने भी जो उपकरण हैं उन उपकरणों का प्रयोग इसे बोने के लिए किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि चावल को खुरपा जो होता है कुदाली, उस खुरपे की कृषि भी कहते हैं। हॉय एग्रीकल्चर भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो कार्य किए जाते हैं वह पुरानी तकनीकों और पुराने औजारों का प्रयोग या हाथों से उनका कार्य किया जाता है। जहाँ पर सस्ते श्रम मिल जाते हैं तो सस्ते श्रम करने के कारण मिलने के कारण वहां पर धान की बुआई करनी हो या रोपाई करनी है, दोनों तरीके हम समझेंगे कि रुपाई क्या होती है और बुआई क्या होती है।
फिर उसकी निराई, फिर उसकी कटाई और फिर उसकी मढ़ाई। मढ़ाई का अर्थ होता है निकालना। देखो शब्द है बुवाई, बुवाई के अंतर्गत हम बीज को बोते हैं। रोपाई, जिसके अंतर्गत हम पौधे को डायरेक्टली उसका रोप तैयार करके, उसकी नर्सरी छोटे छोटे से पौधे तैयार करके उसको डायरेक्टली हम अंदर रोपने का काम या लगाने का काम करते हैं, उसे रोपण या रोपाई कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो आगे का जो शब्द है वो है निराई। निराई के अंतर्गत, उसके अंतर्गत पाई जाने वाली हम खरपतवार को नष्ट करते हैं। फिर आता है कटाई, उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। और फिर आती है मढ़ाई। मढ़ाई के अंतर्गत हम उस पौधे में से उस बीज को, उस दानों को निकालने का कार्य करते हैं। तो ये सब जो कार्य होता है वो मनुष्यों के द्वारा या मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसे प्रचुर श्रम की आवश्यकता रहती है। भौगोलिक दशाओं की बात करें कि इस चावल की फसल को बोने में हमें किन-किन भौगोलिक आवश्यकताओं को देखना पड़ेगा, तो सबसे पहला है जलवायु। जलवायु के संदर्भ में हमने कहा कि यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधा है अर्थात ऐसे क्षेत्रों में उपजाया जाता है जिन क्षेत्रों में बहुत तेज गर्मी रहती है। तो तेज गर्मी वाले क्षेत्रों में इसे उपजाया जाता है जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी इसे उपजाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर थोड़ी सी कम गर्मी पड़ती है, वहां पर भी इसे उपजाया जा सकता है। तापमान की बात करें के लिए तापमान जो है 25 से 30 डिग्री के आसपास चाहिए। ये जो तापमान है, ये कहा जाता है कि कम तापमान जो होता है वो इस फसल के लिए हानिकारक होता है। तो जैसे जैसे पौधा पकता है, तो पौधे के पकते समय या उसका जो वर्धन काल बढ़ता है, पौधा बढ़ता है, उस समय तक इन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है। धीरे धीरे तापमान बढ़े, पहले भले कम हो, लेकिन धीरे धीरे वो तापमान बढ़ता जाए। तो इस प्रकार से 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसके लिए लाभदायक चीज है। बोते समय ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, क्योंकि पकते समय जो दाने हैं वो अच्छी तरीके से पक जाए, इसके लिए तेज धूप की आवश्यकता इन्हें रहती है। बारिश की बात करें, वर्षा की बात करें, तो इसे अधिक जल की आवश्यकता रहती है। पानी अधिक चाहिए। लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक की जो बारिश वाले जो क्षेत्र हैं, अधिक जहाँ पर बारिश होती है, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं और कहें कि हरियाणा और पंजाब में तो इतनी बारिश नहीं होती है, तो क्या कारण है कि वहां पर चावल अधिक होता है? आप देखेंगे कि हमारे गांवों में या आसपास के क्षेत्रों में जब भी हम देखें, तो हमें वहां पर चावल बेचने वाले सरदार ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों? कि चावल वहां पर ज्यादा होता है, लेकिन बारिश तो वहां पर कम होती है। क्योंकि सर उनकी जो जमीन है ना खेती करने की, उसमें ना पहले उन्होंने है ना मतलब कि नील की खेती कर ली थी, जिसके कारण उसकी उनकी जो जमीन है ना वो पानी उनमें ना पानी ही भरा रहता है पूरे साल, इसलिए वह ना चावल की खेती करते हैं और बिना बारिश के भी वहाँ पे चावल की अच्छी पैदावार होती है बहुत बढ़िया। लेकिन पानी कहाँ से आएगा? बात वही तो है ना, मैं बारिश की बात कर रहा हूँ। बारिश नहीं होती है, अधिक पानी चाहिए, पानी कहाँ से आएगा? है। तो नहरों के द्वारा मतलब नहरों कि के माध्यम पहले से से। है ना हो बहुत बढ़िया। चुकी है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां पर नहरों का जाल इतना अधिक विकसित है, तो उन नहरों के माध्यम से उन्हें अधिक पानी मिलता है। फिर बात करें आपके नील की खेती, जिसे हम नीलगिरी के वृक्ष कहते हैं, तो नीलगिरी के वृक्ष पुराने नहीं है, इन्होंने लगाए हैं क्योंकि उनका व्यावसायिक उत्पादन। नीलगिरी के जो पौधे होते हैं उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता रहती है। आपने कभी भी किसी भी मौसम में नीलगिरी के पौधे को सूखा या पीला पड़ते हुए नहीं देखा। वो 12 महीने हरा रहता है, जिससे आपके मेंथॉल या कह सकते हैं कि जो मिंट जो बनाया जाता है, मिंट तो आपके पुदीने से आता है, नीलगिरी का तेल आता है, वो बनाया जाता है।
आप चाहे तो आप सादड़ी से जब रणकपुर के रोड पर जाते हैं तो आपको बहुत सारे असंख्य इस प्रकार के नीलगिरी के पौधे देखने को मिलते हैं। तो वो नीलगिरी के पौधे उन्होंने पानी अधिक होने के कारण लगाए थे, लेकिन अभी क्या है कि अधिक पिलाई करने के कारण इनमें खेतों को पानी से भरना पड़ता है और लगभग 20 से 40 दिनों के तक खेत को पानी से भरा रखना पड़ता है और उसमें वो उसको पशुओं को चराते हैं। पशुओं को चराते हैं चलाते हैं। चलाने से क्या होता है कि उनके जो पैर होते हैं, उन पैरों से वो मिट्टी एकदम जब तक बिल्कुल एकदम पेस्ट नुमा नहीं हो जाए, एकदम गीली-गीली से एकदम दलदल नुमा ज़मीन नहीं हो जाए, तब तक वो चावल नहीं उग सकते। तो वो उसको उसको कीचड़ बनाते हैं वहाँ पर। तो इस कीचड़ बनाने से पहले वो पानी वहाँ पर उस क्षेत्र में भरे रखते हैं। भरे रखने के बाद उसमें बुआई करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी अधिक है, वहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर लिया जाता है। जहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता रहती है। तो ये भौगोलिक आवश्यकता है। तो अगर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जैसे कि मैंने कहा पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो वहाँ पर सिंचाई की जाती है। फसल बोने से पहले 20 से 40 दिन तक खेत में पानी भरा होना चाहिए। मैंने पहले से ही कहा कि वो भरा हुआ रखता है और उसके अंदर वो ट्रैक्टर को चलाते हैं या पशुओं को चलाते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा-सा दलदल नुमा थोड़ा-सा जमीन को गीला करते हैं और उसके बाद वो बुआई करते हैं। और ऐसी जो दशाएँ या चावल के लिए जो उपयुक्त जो दशाएँ मिलती हैं, वो मानसूनी क्षेत्रों में मिलती हैं, जहाँ पर बारिश अच्छी होती है। फिर हम बात करें मृदा, कैसी मिट्टी की आवश्यकता रहती है? तो सबसे बेस्ट जो मृदा है वो जलोढ़ है, दोमट मृदा है जो नदियों द्वारा लाई जाती है। ऐसी मृदा भी इनके लिए लाभदायक है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, जल धारण की क्षमता अधिक हो, ऐसी मृदा भी इनके लिए लाभदायक होती है और ऐसी मृदाओं के अंतर्गत हम काली मृदा को भी इसके अंदर शामिल करते हैं। वाटर होल्डिंग का अर्थ होता है कि हम जैसे कि हमने रेतीली मृदा ली, तो रेतीली मृदा के अंदर अगर हम पानी डालते हैं, तो आप पानी डालने के बाद पानी रिस-रिस कर उसमें से चला जाता है। समाप्त हो जाते हैं। वहीं हमारे आस-पास के क्षेत्र का अगर हम मिट्टी लें और मिट्टी के अंदर हम पानी डालें, तो मिट्टी जो है पानी को काफ़ी सोखती है, बहुत ज़्यादा सोखती है और रेत के अंदर हम पानी डालें तो पानी उसमें से निकल जाता है। तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है कि पानी कितना वो होल्ड कर सकती है अपने अंदर। तो जो भी मृदाएँ अंदर नमी बनाकर रख सकती है, वो सभी मृदाएँ इसके लिए लाभदायक होती हैं। नेक्स्ट भूमि की बात करें तो भूमि किस प्रकार की है? तो चावल बोने के लिए जो कंडीशन है, उसमें सबसे पहली ज़रूरत है कि भूमि बिल्कुल समतल हो और समतल में क्योंकि समतल नहीं होगी तो पानी वहाँ से चला जाएगा, उस क्षेत्र में रुकेगा नहीं। तो पहली आवश्यकता है कि भूमि समतल है, समतल नहीं है तो समतल बनाने की कोशिश की जाती है। जल का ठहराव आसानी से हो ताकि जो मृदा में है वो नमी बनी रहे। नदियों के डेल्टाई भागों में इस प्रकार की उपयुक्त भूमि मिलती है, पानी आता रहता है और लगातार पर्याप्त नमी वहाँ पर मिलती रहती है। यही कारण है कि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो सर्वाधिक जो चावल उत्पादित होता है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अधिक होता है क्योंकि वहाँ पर डेल्टाई मृदा पाई जाती है। नदियों द्वारा वहाँ पर हर साल नवीन मृदा बिछाई जाती है। मृदा की एक नवीन परत वहाँ पर बिछा दी जाती है जिसे हम खादर भी कहते हैं। शायद याद होगा आपको, पहाड़ से जब नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? कंकरों का एक ढेर आता है। कंकरों का ढेर के बाद क्या कहते हैं उसको? याद नहीं। भाबर। भाबर, बहुत बढ़िया। भाबर, भाबर के बाद एक दलदल नुमा क्षेत्र आता है जिसे कहा जाता है तराई। तराई। तराई फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँच जाता है, उसे कहा जाता है खादर। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच जाता है या ऊँचे क्षेत्र होते हैं, उसे कहा जाता है बांगर। कांगर। ठीक है? और सबसे लास्ट में आता है डेल्टा। तो नदी के मार्ग में मैदान। हाँ, वो बाढ़ का मैदान कह दीजिए या डेल्टा कह दीजिए लास्ट का जो है। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो वहाँ पर टेरेस्ड एग्रीकल्चर या सीढ़ीदार खेती या सोपानी स्टेप फार्मिंग जिसे कहा जाता है, उसके माध्यम से भी इस प्रकार की कृषि की जाती है।
आगे बढ़ते हैं। सिंचाई, सिंचाई का हमने कहा है कि बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक अच्छी बारिश होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हमें वहां पर सिंचाई करने की आवश्यकता रहती है। हम वहां पर सिंचाई के माध्यम से इस फसल को उपजाने की कोशिश करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो किसी क्षेत्र में रोपी जाने वाली चावल की किस्म क्षेत्र की ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी चावल की कौन सी किस्म होगी ये भी तय किया जाता है कि वो किस मैदानी क्षेत्र में है या पहाड़ी क्षेत्र में। जब ऊंचाई की बात करें तो ऊंची जो भूमि होती है वो काफी सूखी होती है और आधी सूखी होती है या फिर बिल्कुल सूखी होती है कि पानी तो मिट्टी तो सारी ढाल के साथ नीचे बह जाती है। तो यहाँ किसान जो होते हैं अपने खेत को सींचने के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं क्योंकि वहां पर ना तो कुएं खोदे जा सकते हैं न ही पहाड़ पर किसी प्रकार से नहर ले जाई जा सकती है। तो बारिश के पानी पर ही वो निर्भर रहते हैं। तो जुताई करने के बाद, जुताई यानी खेत की जो खड़ाई की जाती है वो करने के बाद समान रूप से खेत में खाद बुआई के 2 से 3 सप्ताह पहले वितरित कर लिया जाता है। सबसे पहले खाद दिया जाता है 2-3 सप्ताह, फिर बीज बुआई की जाती है। तो हल के पीछे बीज का एक बोरिंग, ये पाइप लगा रहता है छोटा-सा हल के पीछे। उस बोरिंग या उस पाइप के माध्यम से बीज बोने का काम करते हैं मानसून की बारिश होने के ठीक बाद। हल के माध्यम से उन छेदों के माध्यम से उसमें से बीज डालते रहते हैं और उसकी बुआई कर दी जाती है। बीज को पंक्तियों में बोया जाता है और हर 2 पंक्तियों के बीच सिर्फ गैप रखा जाता है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तक गैप रखकर उन्हें बोया जाता है। चावल की फसल बहुत पास-पास होती है, यानी यहाँ हमारे जो हम उम्रे कहते हैं इसे, तो जो उम्रे होती हैं उसमें काफ़ी लगभग 8 इंच का गैप यहाँ पे मिल जाता है, 6 इंच का या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग फसल के हिसाब से उसमें गैप रखा जाता है। नॉर्मली हम 4 इंच का गैप तो रख ही लेते हैं। यहाँ पर केवल 2 सेंटीमीटर का गैप, बहुत ही पास-पास में इस पंक्तियों को बोया जाता है। और ऐसी भूमि, ये हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ऐसी भूमि जो निचले क्षेत्रों में है, वहाँ पर पर्याप्त जल मिल जाता है, तो वहाँ से वर्षा या सिंचाई दोनों ही ऑप्शन होते हैं। उन दोनों ही ऑप्शन से ये चावल की सिंचाई करते हैं। अगर नमी वाली मृदा है, तो भूमि को जल और उर्वरक के समान वितरण के लिए समतल किया जाता है ताकि पानी सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुँच जाए और उर्वरक यानी जो खाद है, वो भी समान रूप से सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुँच पाए, इसके लिए वो भूमि को समतल करता है। आगे हम बढ़ते हैं। मौसम, मौसम कहा मैंने उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र। तो इसके लिए हम मौसम की बात करें तो बुवाई और रोपण के लिए 2 मौसम रखे जाते हैं। बुवाई यानी बीजों को बोना, रोपण यानी पौध को डायरेक्टली नर्सरी में तैयार करना, फिर उसको पौधों को रोपना। तो एक होता है रबी और एक होता है खरीफ। रबी हम सर्दियों के अंदर और खरीफ हम गर्मियों के या बारिश के बाद। तो चावल जो है वो एक खरीफ की फसल है, जो बारिश के दिनों में बोई जाती है। सर्दियाँ इसके लिए नुकसानदायक है। चावल की कटाई जो होती है अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। खरीफ की जो फसल है, अभी जो समय चल रहा है जिसमें हम खरीफ की फसल को काट रहे हैं। आगे हम रबी की फसल को बोएँगे। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी कृषि की जाती है। मानसूनी क्षेत्र जहाँ पर बारिश होती है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र है, जहाँ पर अच्छी बारिश होती है, उन क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। इसके अलावा जो नहरी सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पर भी कृषि की जाती है। प्रायद्वीप पे भारत में भी इसकी कृषि की जाती है। लेकिन सबसे अधिक जो कृषि की जाती है, वो की जाती है मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में, जहाँ पर अधिक बारिश होती है। ये हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गर्म और आर्द्र, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की उपयुक्तता के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है क्योंकि बारिश का जो समय होता है उसमें गर्मी भी अधिक होती है और बारिश भी होती है, यानी उमस भरा जो मौसम होता है वो चावल के लिए बढ़िया माना जाता है। इसलिए इसे खरीफ की फसल के रूप में भारत में उगाया जाता है। भारत में जितना भी जो खाद्यान्न उगाया जाता है, जिसे हम ग्रेन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके लगभग 47% पर चावल की कृषि की जाती है। भारत के संदर्भ में कहते हैं विश्व का लगभग 20% उत्पादन है, ठीक है?
विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो विश्व में जितने क्षेत्र पर चावल उगाया जाता है उसका 28% लगभग भारत में मिलता है। उत्पादन की बात करें तो चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। भारत चीन के बाद चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, जो लगभग 20% विश्व उत्पादन का उत्पादित करता है। ठीक है, ये 20-21 लगभग लमसम है। भारत में विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 20-21% चावल उत्पादित। अब इसको बोते कैसे हैं? तो बोने की जो विधियां हैं वो विधियां हैं 3 प्रकार। एक विधि है जिसमें छिड़काव किया जाता है। तो पहले किस खेत को जोत दिया जाता है और जोतने के बाद बीजों को बिखेर दिया जाता है। इसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो बीजों को ऐसे ही बिखेर दिया जाता है। दूसरी विधि जो होती है वो होती है छिद्रण विधि। छिद्रण विधि को हम ड्रिलिंग मेथड कहते हैं, ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड में क्या करते हैं कि हम हल के माध्यम से पहले हल चलाते हैं और हल के पीछे पीछे एक नली लगी रहती है या नाली लगी रहती है या कोई पात्र लगा देता है, उसके माध्यम से उसमें बीज को गिराते हैं। तो सिस्टमेटिकली जो तरीका होता है वो छिद्र वाला होता है। छिड़काव में हम ऐसे बीजों को बिखेर देते हैं, व्यवस्थित तरीके से नहीं करते हैं। छिद्रण विधि में हम व्यवस्थित कतार से कतार में इनको बोने का कार्य करते हैं। तीसरी जो विधि है वो है रोपण या प्रत्यारोपण। इसमें सबसे पहले बीजों से पौध तैयार की जाती है नर्सरी में। नर्सरी में हम या पौधशाला में उसकी पौध तैयार करते हैं और जब 20-25 दिन के हो जाते हैं और पौधा काफी बड़ा हो जाता है तो उसको वहां से निकाल कर पहले से जो हम खेत तैयार करते हैं या जो पानी से भरे हुए जो खेत होते हैं इनको वहां पर रोपा जाता है। चावल को रोपते हुए अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चावल के एक एक पौधे को पानी से भरे हुए खेत में एक एक करके उस मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है जिस मिट्टी में उसे उपजाया जाना है। तो धान की रोपाई में बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता रहती है और पुरुष और स्त्रियां दोनों ही टोलियों के रूप में इसका रोपाई का कार्य करते हैं। लगभग कह सकते हैं कि 20 से 25 व्यक्ति औसतन रूप से इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं और इस प्रकार से चावल का उत्पादन विश्व स्तर पर किया जाता है। भारत के या एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया के क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रत्यारोपण की जो विधि है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है तो उन क्षेत्रों के लिए काफी उपयुक्त है। तथा ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है और उपजाऊ होने के साथ साथ वहां पर पर्याप्त वर्षा भी होती है और वहां पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक है, तो ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश इन क्षेत्रों के माध्यम से जाती है। फिर अगर बात करें विश्व में चावल उत्पादन की बात करें तो विश्व में चावल उत्पादन की में सबसे प्रमुख जो स्थान है वो है आपका चीन का। चीन के बाद दूसरे स्थान पर है भारत, फिर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस। इस प्रकार से जो एशियाई क्षेत्र है उन एशियाई क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों को हम आगे आने वाली क्लास में